नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे सीटेट या फिर दूसरे जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक ना, उसमें टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम एवं शिक्षण, इसका मेरा पहला वीडियो बन चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। सीटेट के नाम से होगा और उसी में जो 32 मिनट मैंने पढ़ाया था उसी में अब आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारकों से अधिगम प्रभावित करते हैं, ठीक ना। हाँ, अब हम लोग देखेंगे टीचिंग, अधिगम, ठीक ना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना, करने वाले कारक। तो अधिगम को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है, ठीक ना, अनेक फैक्टर काम करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में 5 वर्ग हैं। पहला विद्यार्थी से संबंधित कारक, पहला है विद्यार्थी से संबंधित, ठीक ना, कारक। दूसरे कारक हैं अध्यापक से, तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक। चौथा है वातावरण, वातावरण। और पांचवा है अनुदेशन, अनुदेशन, ठीक ना, अनुदेशन से संबंधित कारक। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक विद्यमान हैं। तो देखिए, विद्यार्थी से संबंधित कारकों में हो सकता है कि बच्चे की जो सीखने की इच्छा हो, या फिर शैक्षिक योग्यता, या फिर आकांक्षा का स्तर, बुद्धि, संवेगात्मक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक ना, या मानसिक स्वास्थ्य, या परिपक्वता। यही कुछ कारण होते हैं जिसके घटने बढ़ने से वो बेचारा प्रभावित हो जाता है। चलिए अब यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, ठीक है, सीखने की इच्छा। मान लीजिए विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो नवीन ज्ञान बहुत जल्दी ही वो सीख जाता है। इच्छा होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत हार्ड, माने मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, बायो हो, बहुत जल्दी उसे कवर कर सकता है। और अगर इच्छा ही नहीं है, ठीक ना, यदि विद्यार्थी में सीखने के लिए कोई इच्छा है ही नहीं है, तत्परता है ही नहीं, तो अध्यापक के सम्मुख बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है, कोई इच्छा ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को माने मोटिवेट करने में टीचर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सीखने की इच्छा, रुचि, अभिप्रेरणा बहुत सीमा तक अधिगम को प्रभावित करती है। तो बालक को सीखने की इच्छा, ठीक ना, प्लस अभिरुचि, ठीक है, और साथ ही साथ आपका अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बहुत कुछ निर्भर करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। जिज्ञासु विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख लेता है, ठीक है ना, जो जिज्ञासु होगा, ठीक है, जिज्ञासा, ठीक है ना। अब समझते हैं इसको। विद्यार्थी से संबंधित कारकों में जो अधिगम को प्रभावित करती है, सीखने की अगर इच्छा होगी सीख लेगा, अगर उसकी अभिरुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तो बहुत जल्दी कवर कर लेगा। सेल्फ मोटिवेटेड होगा, अभिप्रेरण, अब एक होता है प्रेरणा, ठीक ना, कोई इंस्पिरेशन मिलता है। एक अभिप्रेरण यानी सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि मुझे ये करना है तो करना है, तो लड़का जल्दी सीखेगा। अगर उसको जिज्ञासा होगी, ज्ञान की भूख होगी, ठीक ना, ज्ञान की भी भूख होती है, अगर वो जिज्ञासु होगा, एकदम ज्ञान पिपासु होगा, एकदम पीना चाहता होगा, पी एकदम पूरा निपटा देना चाहता होगा, अगर जिज्ञासा भरपूर होगी तो बहुत जल्दी सीखेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सीखने की इच्छा से क्या क्या है, आपका सीखने की इच्छा, अभिरुचि, अभिप्रेरणा और जिज्ञासा आता है। अब इसमें दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, विद्यार्थी से संबंधित कारकों में, ठीक ना। दूसरा पॉइंट है
कारक है शैक्षिक योग्यता या फिर एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या हैं इसके। शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता में देखेंगे कि विद्यार्थी की जो शैक्षणिक योग्यता का अधिगम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट, जैसे किसी को मैथ नहीं आ रही है तो उसके लिए उसको अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो वो सीख सकता है, नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो विद्यार्थी नया ज्ञान सुगमता से सीख लेगा। शैक्षिक योग्यता में विषय जैसे मैथ है, कई लोगों को बहुत इजी लगती है, कई के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, ठीक है ना। कई बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है कि 30 नंबर किसी तरह से चोरी चमारी से आ जाए, ठीक है ना। 30 नंबर लाना भी बहुत बड़ा होता है कि जब अगर 30 से 31 आ गया तो समझिए कि उसके लिए वो 99 है। कई बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। तो यहाँ होता है शैक्षणिक योग्यता, ठीक ना, कि किस चीज़ में वो आगे है, किस सब्जेक्ट में वो आगे है। हो सकता है कई बच्चों को आर्ट्स में मन लगता होगा, कई बच्चों को साइंस में, कई बच्चों को मैथ में मन लगता होगा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसी में विद्यार्थी से संबंधित कारक में आकांक्षा का लेवल क्या है, यानी लेवल ऑफ एस्पिटेशंस क्या है, कितना आकांक्षा स्तर क्या है, ठीक ना। जैसे बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफ़ी कुछ निर्भर करती है। तो यहाँ आकांक्षा लेवल में महत्वाकांक्षा, ठीक है, महत्वाकांक्षी है या नहीं है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो सीखने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होगा और अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणाम की प्राप्ति की आकांक्षा पर अधिगम बहुत कुछ निर्भर करती है। अगर बच्चा महत्वाकांक्षी है कि मुझे ये प्राप्त करना है, इतना नंबर प्राप्त करना है, इतना ज्ञान प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आकांक्षा लेवल उसका हाई है। अगर आकांक्षा लेवल हाई होगा, ठीक ना, ये हाई होगा तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट मतलब पानी करके रख देगा, बहुत जल्दी सीख लेगा। अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि बस पास कर लेना है, काम खत्म, इसके बाद कमाने जाना है, तो किसी तरह से पास हो जाएगा, बस बहुत है, नहीं भी होगा तो वो अपना काम करेगा, ठीक ना। तो यहाँ आकांक्षा स्तर बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण में। ज़्यादा या कम, ज़्यादा होगा तो अच्छा है, कम होगा तो गया काम। चलिए हम आगे देखेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंसी, ठीक है। बुद्धि में देखेंगे कि सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। तीव्र बुद्धि वाले जो बालक हैं कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से प्रभावित होती हैं और अधिगम में इसकी विशेष भूमिका होती है। तो यह प्रकृति प्रदत्त है, यह प्रकृति प्रदत्त है और इससे जिज्ञासा से, मेहनत से, ठीक ना, निरंतरता से अर्जित भी की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, लेकिन उसके लिए महत्वाकांक्षा होना चाहिए, ठीक ना, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो बुद्धि दो प्रकार की हो जाती है, एक प्रकृति प्रदत्त, एक अर्जित। तो जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसका ऑलरेडी बचपन से ही दिमाग तेज है, वो तो सब कुछ कर लेगा जल्दी जल्दी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा, निरंतरता, अप टू डेट करने की ज़रूरत है, तब जाके वह अर्जित इस बुद्धि को अर्जित कर पाते हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए अब हम अगला देखेंगे, संवेगात्मक स्थिति क्या है बच्चे की, ठीक ना, ठीक है, संवेगात्मक, इमोशनल कंडीशन, ठीक है, संवेगात्मक स्थिति। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सीखने में संवेगात्मक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। संवेगिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति शीघ्रता से सीखता है और जो गुस्सैल है, क्रोधी है, झेपू है, दुखी है, उसको
दिक्कत होती है। संवेग यानी इमोशन, ठीक है। इमोशन में आप देखेंगे जो व्यक्ति क्रोधी है, गुस्सा है, ठीक ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि दिक्कत है उसके साथ कुछ मेंटली, ठीक ना, वो बहुत दिक्कत करता है सीखने में। और जो यहाँ स्वस्थ है, जिसको अपने दिमाग पर, विचार पर, व्यवहार, ठीक ना, इस पे कंट्रोल रखता है, ठीक ना। जो कई बच्चे ऐसे हैं, ठीक ना, कि अपने दिमाग पर, अपने विचार पर, व्यवहार पर, तमाम चीज़ों पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक ना, वो एक स्वस्थ मानसिक क्षमता वाले हैं, स्वस्थ संवेगात्मक स्थिति होती है। और कुछ लोग तुनक मिजाजी होते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी बोलते हो तो तुरंत भड़क जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये भी एक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं, खासकर ऐसे वाले बच्चे, ठीक है। हाँ, चलिए इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य में स्वस्थ शरीर रहेगा तभी उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी अनुक्रिया करते हैं, ठीक ना। और जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है वो अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाएंगे। और जो अस्वस्थ बच्चे हैं, ठीक है, उनमें एकाग्रता की कमी होती है, एकाग्रता की कमी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तुनक मिजाजी होते हैं, ठीक ना, ठीक है। वो न तो कक्षा वर्ग में रुचि लेंगे, न ही गृह कार्य में रुचि लेंगे, ठीक ना, ये चीज़ होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक ना। अगर अस्वस्थ है तो ज़्यादा प्रभावित करता है, ऐसे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे विद्यार्थी वाले में ही। यहाँ देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का, ठीक ना। अगर मन से अस्वस्थ होने पे कुछ भी करने या सीखने में शीघ्र थकान या अरुचि हो जाएगी। अगर मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक है, ठीक ना, तो इसमें अरुचि उत्पन्न होगी, ठीक ना, या आपको एक प्रकार का बोरियत, थकान महसूस होगी कि क्या बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। जैसे कुछ बच्चों को मैथ के क्लास में लगता है कि अरे यार ये टाइम क्यों नहीं कट रहा है, ये 30 मिनट का टाइम नहीं लगता है कि 30 घंटा हो गया है। कई बच्चों को लगता है 45 मिनट का, ये 50 मिनट का क्लास तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बस कटे 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 कटे, लेकिन वो टाइम जो है लगता है कि एकदम रुक गया है। तो जब मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक होगी, अरुचि होगी, थकान होगी, ठीक ना, बोरियत फील होगी, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी, समझ ही नहीं आ रहा होगा, कोशिश करने पे भी ऊपर ऊपर चला जा रहा होगा, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो कई बच्चे मैथ साइंस से दूर भाग जाते हैं, कई तो अंग्रेजी से ही दूर भाग जाते हैं, ठीक ना। अगर यही चीज़ अगर स्वस्थ होगी, सकारात्मक होगी, ठीक है, अगर यहाँ सकारात्मक होगी तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। आप एक बताइएगा वो 4 पे रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे परिपक्वता, ठीक ना। हाँ, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कितनी है, ठीक ना। तो अधिगम पर परिपक्वता का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो परिपक्व विद्यार्थी है, जो मैच्योर लड़का है, वो नई विषय सामग्री को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, उत्सुक भी रहेगा। अगर मैच्योर है, ठीक ना, स्वस्थ शरीर और मन है तो क्या है, उत्सुकता रहेगी, ठीक ना, उत्साह रहेगा, ठीक ना। जो बच्चे ऑलरेडी मैच्योर हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाएंगे, उत्साह उमंग दिखाएंगे, उत्सुक रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे, कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि सर ऐसा होगा तो कैसे होगा, वैसे होगा तो कैसे होगा, ठीक ना, ये चीज़ें। और कई बच्चे, ठीक ना, जो नहीं होते हैं, ठीक है, अब इनको पढ़ाने में आपको
क्या बोलते हैं कि समय भी कम लगेगा, ठीक है। और उन्हें सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, शक्ति और समय का भी अपव्यय नहीं होता है, यानी शक्ति और समय दोनों की बचत होगी, ठीक ना। शक्ति भी बचेगी, समय भी बचेगा, ठीक है ना। जो उत्सुक रहते हैं और जो लड़के अपरिपक्व दिमाग में हैं वो समय भी बर्बाद कर देंगे, शक्ति भी बर्बाद कर देंगे, ठीक ना। और जो अपरिपक्व हैं वो क्या करेंगे, समय शक्ति दोनों बर्बाद कर देंगे, समझाना ही बर्बाद है, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ पे कॉलिस्निक ने कहा है कि परिपक्वता और सीखना पृथक क्रिया नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अविच्छिन्न रूप से संबंध और एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो अगर परिपक्व बच्चा होगा, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम शक्ति के साथ वो सीख लेगा और उत्साह जिज्ञासुपन उसका बना रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अध्यापक से संबंधित कारक क्या क्या है, ठीक ना। हाँ, अध्यापक से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक ना। अध्यापक भी कई प्रकार के हैं, टीचर भी कई प्रकार के हैं। पहला है विषय का ज्ञान, ठीक है, विषय का ज्ञान, ठीक ना। तो अध्यापक का किसी विषय का ज्ञान, अनुभव और योग्यता आदि के सीखने का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। यदि अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो विद्यार्थियों के लिए उत्साहित नहीं कर सकेंगे, और यदि अपने विषय पर पूर्ण कमांड है तो कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। विषय का ज्ञान अगर है और नहीं है, अगर है तो ये पूरे उत्साह से पढ़ाएंगे, ठीक ना। उत्साह से पढ़ाएंगे, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे, और अगर नहीं है तो खुद बोरिंग फील करेंगे तो आपको क्या उत्साह आपका कहाँ से जगा पाएंगे, ठीक ना। तो पहला यह विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अध्यापक का व्यवहार कैसा है, ठीक ना। अध्यापक का व्यवहार कैसा है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यापक के आचार विचार व्यवहार को बालक बहुत अधिक प्रभावित करता है, बालक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। वह उनका अनुकरण करने का भी प्रयास करता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापक को पथ प्रदर्शक, माली या कलाकार की संज्ञा दी है। अब अध्यापक का व्यवहार अगर उत्तम है तो बोरिंग से बोरिंग या फिर सबसे डल या सबसे बेकार लड़के में भी उत्साह जगा देगा, वो क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा, उसमें कॉन्फिडेंस भर देगा, ठीक ना। वो अगर पीछे है तो बहुत आगे कर सकता है उससे, लेकिन अगर उसका व्यवहार उत्तम हो तो आधी समस्याएं तो व्यवहार से ही जीती जाती हैं, खासकर बच्चों के साथ, ठीक ना। किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो या सबसे एकदम याद करने में या फिर काम करने में निगेटिव हो, पिछड़े हो, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अध्यापक का व्यवहार उत्तम है तो जो सबसे पीछे वाला लड़का है उसमें भी कॉन्फिडेंस जगा देगा, और जो सबसे बुरा लड़का है, बदमाश लड़का है क्लास में, उसमें भी उससे भी सुधार सकता है। और अध्यापक व्यवहार यहाँ पे अगर ख़राब है तो अच्छा लड़का होगा वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक ना, वो भी बिगड़ने के उसके चांस रहते हैं। तो अध्यापक का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, उसकी विनम्रता, उसका सभी बच्चों पे ध्यान देना। कोई भी क्लास में शिक्षक है, 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, अगर सभी से प्यार से बात करता है, हालचाल पूछता है, नाम से उसे संबोधित करता है, तो इसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो भी टीचर हों अपने क्लास में, जो भी 50 बच्चे हों या 70 बच्चे हों, ठीक ना, एक बार में भी बच्चों का नाम याद नहीं होता, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार, ठीक ना, नाम ही तो पूछिए। नाम पूछने से भी बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर ने मेरा नाम पूछा, ठीक ना, उनको याद नहीं रहा, दोबारा पूछा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर किसी दिन आप कहिएगा कि ये सुधीर कहाँ हो, कैसे हो, तो अचानक कि सर मेरा नाम जानते हैं, ठीक ना, मुझे पहचानते हैं, तो उसे इंटरेक्शन फील करता है, आकर्षण फील करता है, इज्जत बढ़ जाती है उसकी नज़रों में शिक्षक की। तो अध्यापक का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक ना, ये चीज़ें। इसके बाद शिक्षण विधि कैसी है, ठीक ना, शिक्षण विधि, ये तो खैर मुझ पे भी लागू होता है अभी वर्तमान में। देखिए, शिक्षण विधि का शिक्षण सीधा संबंध है अधिगम प्रक्रिया से है,
ठीक ना। इसकी टेक्निक जो हमारे पढ़ाने की टेक्निक है, ठीक ना, वो हमारे सीधे सीखने या सामने वाले को सिखाने से मतलब ये है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सभी बालक एक विधि से नहीं सीख सकते हैं, ठीक ना। शिक्षण की विधि जितनी अधिक प्रभावशाली और वैज्ञानिक होगी, ठीक ना, उतनी ही सीखने के लिए लाभदायक होगी। तो ये क्या होना चाहिए, प्रभावशाली, ठीक है, प्लस वैज्ञानिक, ठीक है, प्रभावशाली भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और निरीक्षण करके सीखना, प्रयोग करके सीखना, खेल विधि से सीखना आदि का अपना अलग अलग महत्व है। तो पहला है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। फिर उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन विधि से। फिर होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट। फिर होता है प्ले मेथड, प्ले मेथड। अब बच्चों को जब हम सिखा रहे हैं तो शिक्षण विधि अलग अलग होनी चाहिए। क्लास जैसे उंगलियां पांचों बराबर नहीं है, सब असमान है, छोटा है कोई बड़ा है, उसी तरह से बच्चे भी हैं, विविधता है बच्चों के शरीर में भी, उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी, हर प्रकार से विविधता है। तो हम कुछ ऐसा शिक्षण विधि अपनाएं जिससे जो कमज़ोर छात्र है उसका भी विकास हो, जो तेज़ है उसको भी साथ लेके चले, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने वाली प्रयोग कर सकते हैं, निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। खैर ये तो अभी मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, ठीक ना। अब मेरी टीचिंग मेथड है जो कम ही संसाधन हो लेकिन उसी में सपना सबसे बेस्ट देने का प्रयास करना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये चीज़ें। चलिए अब इसके बाद आगे देखेंगे अध्यापक से संबंधित ही। तो अध्यापक से संबंधित में अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर कैसा है, ठीक ना। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य समायोजन स्तर कैसा है, यहाँ हम लोग समझेंगे कई चीज़ें। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक सामाजिक जीवन में समायोजित अनुभव करता है। तो यहाँ अध्यापक की पर्सनल लाइफ एक होती है सोशल या प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ये ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे कि यह बात अध्यापन के शिक्षण व्यवहार, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। तो ये इसकी टीचिंग बिहेवियर को और इसकी जो एक्टिविटी है उसको भी प्रभावित करती है। अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत या अस्वस्थ रहते हैं अथवा जो अपने आप को अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं कर सकते। तो एक टीचर ऐसे भी होते हैं जो अस्वस्थ हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। अब वे शिक्षण के सदैव में संतुलन खोए रहते हैं, इनमें धैर्य की कमी होती है, और उनसे जितना अहित बालकों का हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ बच्चों की बहुत अहित होता है, ठीक ना, बताएंगे कैसे होता है अहित, ठीक ना। अब यहाँ आगे समझ, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गांधी जी ने कहा है कि अधूरी लिखावट, ठीक ना, अधूरी शिक्षा की निशानी है, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा हम स्पीड में लिखते हैं, ठीक ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके विपरीत भली भांति समायोजित और मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक अध्यापन विद्यार्थी के लिए वरदान साबित होते हैं, ठीक ना। तो अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक नकारात्मक दिशा प्रदान करने में अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य समायोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। पहले इसको बढ़िया समझेंगे, समस्या कहाँ होती है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अब उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, ठीक ना, उसमें उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, भाई उसको सैलरी कैसा मिल रहा है, नवोदय में बढ़िया मिलता है, केवीएस में बढ़िया मिलता है,
ठीक ना। प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं बढ़िया मिलता है, लेकिन बाकी अन्य जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें नहीं मिलता है। कई गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें ठीक मिलता है, लेकिन कई गवर्नमेंट ऐसे टीचर हैं, पारा टीचर जैसे, जहाँ 8, 10, 12, 15, 20 हज़ार में खर्चा चलाना पड़ता है। तो सोचो इतने कम पैसे में भारत में लगभग हम समझते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के जितने स्कूल हैं उसमें पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये से नीचे में अपना पर्सनल जीवन बहुत पेट काट के चला रहे हैं। उनमें हमारा भी नाम है, ठीक ना। बहुत पेट काट के चला रहे हैं। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कितना धैर्य ये लगाते हैं, कितना संतोषी जीवन जीते हैं, इसका आप समझ सकते हैं, ठीक ना। अब व्यावसायिक जीवन में देखें तो एक तो सैलरी कम है, ठीक है, ऊपर से उनको प्राइवेट स्कूल में है, या फिर आप मान लीजिए कि किसी सरकारी में भी हैं तो अभी परमानेंट सरकार ने नहीं किया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक ना, कितना उसे कष्ट सहना पड़ता होगा, क्योंकि काम तो सारे करने हैं, काम तो सारे ही करने हैं, छोड़ने तो है नहीं। कॉपी भी चेक करना है, क्वेश्चन भी बनाना है, बच्चों को संभालना भी है, बिगड़े हुए बच्चे भी हैं, सुधरे हुए भी बच्चे हैं, प्रिंसिपल की बात भी सुननी है, ऑफिस का काम भी करना है, हज़ारों प्रकार के काम होते हैं, पेरेंट की भी बात सुननी है, टीचर का भी सुनना है। तो कई बार टीचर का आपा खो भी बैठता है, ठीक ना। कई बार मेरा भी आपा खो बैठा है, मैंने भी बहुतों को कूटा है, जब के कूटा है, छोड़ा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हालांकि पीटना नहीं चाहिए। तो अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य जो है ये पर्सनल लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ में उसकी आय अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़िया होगी, क्लियर बात है। आय अच्छी है तो यहाँ व्यावसायिक रूप से भी बहुत अच्छा वो प्रोग्रेस करेगा, और आय अगर ख़राब है तो निश्चित रूप से कई बार दिक्कत कर सकता है। जो अस्वस्थ, स्वाभाविक सी बात है, सैलरी कम है, उसके परिवार में पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सबकी भाई खर्चे हैं आज के दौर में, तो स्वाभाविक है कि आय अगर कम होगी तो मेंटली रूप से उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। जब एडजस्ट करने में दिक्कत होगी तो कई बार वो अपना पैसेंस खो बैठेगा, तो बच्चों का सर्वाधिक नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है ये उसकी आय पे ज़्यादा निर्भर करती है मेरे हिसाब से। किताब के हिसाब से भले ही यहाँ पे 2 वर्ग बांट दिया गया है, पर्सनल और प्रोफेशनल, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई आय, ठीक ना, ये उसके मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सिखाने की इच्छा, ठीक ना। अध्यापक की सिखाने की इच्छा, विल टू टीच, ठीक ना। सिखाने की इच्छा। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है कि जिन अध्यापकों में सिखाने की इच्छा होती है वही सफलतापूर्वक बालकों को सिखा पाते हैं, और इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के विविध प्रयास नहीं करते, तो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि जिज्ञासा जागृत नहीं कर पाते। जैसे सरकारी स्कूल के अधिकांश टीचर हैं, 80-90% हैं, उनमें नौकरी मिल गई, अच्छा खासा सैलरी मिलती है, तो सिखाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। ये क्या होती है? समाप्त हो जाती है, न्यून हो जाती है, या आसपास वाले जो दूसरे टीचर हैं उनको डिमोरलाइज कर देते हैं कि तुम काम करोगे तो हमको भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो हैं उनमें सिखाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ठीक ना, और सीखने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ सीखने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको अच्छा खासा सैलरी मिलती है, ठीक है। जिनको सैलरी कम मिलती है उनमें सीखने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा होती है, सिखाने का चाह भी बहुत ज़्यादा होता है, व्यक्तिगत जीवन में बहुत आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक ना। इसलिए सिखाने की इच्छा, सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक ना। ये चीज़ें और कभी ज़्यादा प्रबल होती है तो स्कूल को छोड़ भी देते हैं, आ जाते हैं कि भाई हमारे जैसे कि चलो अपना ही कुछ करते हैं, ठीक ना। तो सिखाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर ये है तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, ठीक ना। ये चीज़ें तो अध्यापक से ही ये जुड़ा हुआ है। सिखाने की इच्छा अधिकांश लोगों में नहीं होती है। गवर्नमेंट स्कूल में कुछ पढ़े लिखे होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत नॉलेज भी पूरा होता है, लेकिन बच्चों में इच्छा ही मर जाती है, ठीक ना। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। चलिए अब अगला है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अंतःक्रिया और अंतःक्रिया का स्तर या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान या मनोविज्ञान का ज्ञान आदि भी अनुभव अधिगम को प्रभावित करता है। अध्यापक कक्षा में जो अंतःक्रिया स्थापित कर रहा है, अपने बच्चों से जो स्थापित कर रहा है, उसका स्तर क्या है,
बच्चों से कितना घुला मिला है, बच्चों को कितना जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें कितना बच्चे उसके इंटरेस्ट ले रहे हैं या उनमें कितना इंटरेस्ट वो पैदा कर पा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, बच्चे हैं कई अमीर से हैं, कई गरीब से हैं, कई मिडिल से हैं, कई अलग कास्ट के हैं, कई अलग रिलीजन के हैं। तो बच्चों का पर्सनल ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन तेज है कौन डाउन में है, ठीक ना, इसका भी ज्ञान होना चाहिए खासकर टीचर को, ठीक ना। मनोविज्ञान, टीचर साइकोलॉजी, ठीक ना, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कि बच्चा क्या चाहता है इसका भी टीचर को ज्ञान होती है। तो ये सब भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं, ठीक ना, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में होते हैं। चलिए अध्यापक से हो गया, अब हम आगे चलेंगे विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विषय वस्तु की प्रकृति क्या है। तो विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक ना। अब हम जनरल स्टडीज़ के हैं, हमको कह दोगे फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो चलो 10th लेवल तक का पढ़ा लेंगे, मैथ कहोगे तो मुश्किल हो जाएगी, 9th-10th में ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। अब कठिन, उबायु, अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल एवं रोचक विषय बहुत जल्दी सीख जाती है। अब मुझे ही कह दो कि सर मैथ भी पढ़ा दीजिए तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए 10th क्लास में भी, ठीक ना। वही मेरे लिए कह दो कि सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो मैं पीजीटी का पीएचडी वालों को भी पढ़ा दूंगा, ठीक ना। जनरल स्टडीज़ का हो तो पीजी के भी बच्चों को पढ़ा दूंगा, यूपीएससी के स्टूडेंट को भी पढ़ा दूंगा। तो इसमें मेरी इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट जनरल स्टडीज़ में है तो मैं बहुत सभी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो यूपीएससी का हो या पुलिस का हो या टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। तो यहाँ क्या है कि विषय वस्तु की प्रकृति ये निर्भर करता है, ठीक है। ये अतः विषय वस्तु की प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। पहला यहाँ समझता है विषय वस्तु की प्रकृति, पहला है नेचर क्या हो। विषय वस्तु की प्रकृति ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। अगर इतना तोड़ कर पढ़ाइए, इतना खोल कर ओपन एक एक चीज़ बारीक तरीके से अगर ओपन करके पढ़ाइएगा तो बच्चे को एक एक स्टेप समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। खासकर वैसे बच्चे जो सबसे पीछे हैं, मानसिक रूप से थोड़ा पीछे हैं, तो उन्हें एक एक चीज़ तोड़कर जब समझाया जाएगा, ठीक ना, उनमें उतना बुद्धि नहीं होता है। लेकिन कुछ मैथ के टीचर ऐसे होते हैं जो एक एक चीज़ तोड़कर समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, गुस्साते नहीं हैं। तो क्या है बहुत जल्दी बच्चा जो है सीख जाता है ये चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जीवन से संबंधित उदाहरण, ठीक है। बालक, अगला है जीवन से संबंधित उदाहरण। अब बालक जो है, ठीक ना, विषय वस्तु में यदि उदाहरण ऐसे हैं जो बालक के जीवन से संबंधित है और उन उदाहरणों से बालक भली भांति परिचित है तो उसे याद करने में सरलता होती है, अधिक समय तक याद रहेगा। वो भी चीज़ें समझ जाइए तो उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ दीजिए, ठीक ना। व्यवहारिक जीवन से जोड़ने में बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक ना। अगला है पूर्व अधिगम, ठीक है। पूर्व अधिगम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बालक किसी विषय वस्तु को कितनी सीखता है या कितनी अच्छी तरह से सीखता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले क्या सीख चुका है। अगर उसने 5 क्लास में पढ़ा है तो 6ठा में जाएगा तो ऑलरेडी धीरे धीरे कवर कर लेगा। अब 5 क्लास में सीधे 8 क्लास में उसे नाम लिखवा दिया, 7 में लिखवा दिए, तो बीच का 2 साल छूट गया। तो 8वां क्लास में 7वें, मान लीजिए कोई बच्चा 5 क्लास में है और उसको सीधे सरकारी स्कूल में अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक ना, बच्चे को 1 क्लास कर देते हैं। अगर बच्चा मान लो तेज हुआ तो 5वां से 7वां में करेंगे तो एडजस्ट कर लेगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर एवरेज हुआ या बिलो एवरेज हुआ तो इसको नानी याद आ जाएगी, इसको याद तो इसे कंप्लीट करने में। तो पूर्व अधिगम यानी 5वां में है, तेज लड़का है तो उसे 6ठा में कर दिए तो कर लेगा, 7वां में भी कर लेगा। लेकिन अगर एवरेज है या बिलो एवरेज है और 6ठा क्लास में भी लिख दिए तो उसको समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ा समस्या खड़ा करता है, ठीक ना। ये व्यवहारिक उदाहरण है, ठीक ना। तो पूर्व अधिगम यानी पिछली क्लास में उसे पढ़ा होना चाहिए। अगर वह 5 क्लास में पढ़ा है और एग्ज़ाम पास करके 6ठा में जाता है तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेगा। अगर वह सीधे 5 क्लास से उसका नाम लिख दी
7 क्लास में उसका नाम एडमिशन करा देते हैं कुछ लोग, तो उसको 6 महीना तो समझने में लग जाता है। वो टीचर के लिए एक प्रकार का सर दर्द हो जाता है, क्योंकि छठा क्लास तो पढ़ा नहीं है और है एवरेज या बिलो एवरेज है। तो ये बहुत बड़ा ऐसे वाले बच्चे समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि पूर्व अधिगम है ही नहीं, ठीक ना, पूर्व अधिगम नहीं है ये चीज़ें। तो बालक किसी विषय वस्तु को कितनी अच्छी तरह से शीघ्रता से सीखता है, निर्भर करता है कि पहले क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। तो बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ व्यापक होगी, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी अधिक ढंग से सुचारू होगी। तो यहाँ हमने देखा कि नवीन अधिगम की जो प्रक्रिया है उस जीरो से, यानी ऐसा नहीं है कि 7वां क्लास में जाएगा तो जीरो से पूरा पढ़ेगा, नहीं, ठीक ना। जो इसको 5वां क्लास में पढ़ाया गया है यहाँ, तो यहाँ से और इतना ले जाएंगे, 7वां में और ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक ना। होता क्या है, मान लो 5वां क्लास में हमने उसको यहाँ तक ले गया, छठा में उसको यहाँ से यहाँ तक ले गया, 7वां क्लास में यहाँ से यहाँ तक ले गए। अब कुछ बच्चे को यहाँ कर दीजिएगा तो बीच वाला तो छूट गया ना, तो ठीक ना, ये चीज़ होती है। चलिए, इसके बाद है विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर क्या है, ठीक ना। विभिन्न विषय हैं, उसमें कठिनाई का स्तर क्या है, ठीक है। विषयों में कठिनाई स्तर क्या है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीखता है, जबकि अन्य विषय में सीखने की गति बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में पीछे रह जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल सब तेज़ हैं। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कला में कठिनाई का स्तर अलग होने से भी सभी विद्यार्थी एक साथ सीख नहीं पाते हैं। आजकल ऐसा नहीं है, लिंग भेद नहीं करना चाहिए, जेंडर गैप नहीं करना, सॉरी लिंग भेद यानी लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी बहुत मैथ में तेज़ हैं, ठीक ना, ये कहना उचित नहीं है। लड़कियां भी मैथ में तेज़ हैं और लड़के भी तेज़ हैं, कई आर्ट्स में भी तेज़ हैं लड़के, ठीक ना, कईयों को मैथ साइंस में भी नहीं आता है, हर प्रकार का है, ठीक ना। यहाँ पे तो ये निर्भर करता है कि विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर क्या है, ठीक ना। तो जैसी कठिनाई का स्तर होगा वह अधिकांश फिर भी कोई बच्चे का, ठीक ना, लड़का हो या लड़की हो, मैथ में दिक्कत होती है, किसी को साइंस में दिक्कत होती है, दोनों को मिला के बोल रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत होती है वो मैथ का एक्स्ट्रा क्लास लेकर सुधार सकते हैं, उसे टीचर से समझ सकते हैं, ऑनलाइन ढेर सारी चीज़ें हैं उनसे समझ सकते हैं। तो अगर बच्चों को हर एक स्तर पे क्या होता है कि घर में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको उतना पर्याप्त अवसर मिल ही नहीं पाता है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ पाए, ठीक ना। अगर वो मौका मिलता है तो वो लड़कों के बराबर ही नहीं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे CBSE हो, ICSE हो, लड़कियां टॉप मारती हैं। क्यों मारती हैं? क्योंकि उन्हें लड़कों के बराबर छूट मिलता है, तो वहाँ वो टॉप हो जाती हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लिंग भेद लड़का और लड़की के आधार पे न करें, बल्कि विषय की कठिनाई है तो बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर अच्छी तरह से उसे पढ़ाइएगा, ठीक ना, उसके सारे डाउट क्लियर कीजिएगा तो अच्छा आपको नतीजा देगा। तो विषय वस्तु से संबंधित कारकों में अधिगम अनुभवों का आयोजन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और विषय वस्तु का आकार क्या है, ठीक ना, विषय वस्तु को आप प्रस्तुत करने का क्रम क्या है, भाषा क्या है, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता आदि भी अधिगम को प्रभावित करती है। पहला है अधिगम अनुभवों का आयोजन, यानी अधिगम अनुभवों का आयोजन लेवल क्या है, विषय वस्तु का आकार क्या है, विषय वस्तु का आकार क्या है, और विषय वस्तु को आपको प्रस्तुत करने का क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है, और भाषा क्या है, विषय वस्तु की भाषा क्या है और इसकी उद्देश्यपूर्णता क्या है। उद्देश्यपूर्णता, ये सभी कारक भी विषय वस्तु से संबंधित ही हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाषा क्या है विषय वस्तु की, अगर सरल भाषा होगी तो बहुत अच्छा। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम भी समझ में आ जाएगा। लेकिन द हिंदू क्या है कि अंग्रेजी का क्लासिकल लैंग्वेज है,
ठीक ना। तो वहाँ पे एक एक लाइन में कई बार देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कभी एंटोनियम कभी सिंटोनियम, जहाँ सामान्य है वहाँ भी बहुत क्लिष्ट कर देगा इंग्लिश, तो उसको समझने में कठिनाई होगी। हिंदू को समझने, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसे समझने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान टाइम्स का एकदम बढ़िया फिल्मी वाला खबर वाला दे दिया जाए तो वो समझने में बहुत आसानी होगी, एक एक चीज़ एकदम क्लियर होगी सब कुछ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। ठीक ना। तो भाषा भी माध्यम है, उस जिस विषय वस्तु है उसकी उद्देश्य पूर्णता क्या है। कई बच्चों को लगता है कि इतिहास बेकार है, ठीक ना, उसमें एकदम बोरिंग फील होता है, कई लोगों को मैथ में समझ में नहीं आता है, गोल है। तो उद्देश्य पूर्णता भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विषय वस्तु का क्रम भी होना चाहिए, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक क्रम से अगर पढ़ाई जाए तो बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी से ही तो हम छत पे या फिर चढ़ते हैं, उसी तरह से एक एक स्टेप्स अगर उसको लेके चलते हैं तो वो बहुत आसानी से समझता है। विषय वस्तु का आकार, आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी उसके लिए बहुत बड़ा समस्या है। तो विषय वस्तु का आकार भी छोटा छोटा होना चाहिए, ताकि एक चीज़ को सीखा फिर अगले में अगले मेथड को पढ़ाएंगे, अगले में अगले तरीके से पढ़ाएंगे, तो ठीक ना। इसका आकार भी महत्वपूर्ण होता है। अधिगम अनुभवों का आयोजन, आपके टीचिंग स्किल्स जो हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है और उसको किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, इस पर भी ये चीज़ निर्भर करता है। चलिए अगला है वातावरण से संबंधित कारण कारक, और उसके बाद अनुदेशन से संबंधित कारक, दोनों को देखते हैं। ठीक ना। आज आपका अधिगम और ये शिक्षण, सॉरी हाँ, अधिगम एवं शिक्षण, टीचिंग लर्निंग कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक ना। तो हम अगला देखेंगे वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ समझेंगे, इसमें है भौतिक कारण है और पारिवारिक कारण है, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण है, उचित सामरिक की सुविधा। पहला है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण और उचित सामग्री और सुविधा। उचित सामग्री और सुविधा, इसको हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी से। अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सुविधाओं का होना जरूरी है, एक एनवायरनमेंट का होना जरूरी है, माहौल का होना जरूरी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी, विकट होगी, बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, लड़ाई होगी, कलह होगी घर में, ठीक ना, आसपास का सामाजिक माहौल ठीक नहीं होगा, तो बच्चा क्या है कि बढ़िया से सीख नहीं पाएगा। तो पढ़ने के लिए उचित भौतिक वातावरण, जैसे जहाँ भी पढ़ रहा हो, चाहे अपने घर में हो या स्कूल में हो, स्वच्छ वायु आना चाहिए, स्वच्छ प्रकाश आना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सब भौतिक वातावरण में आते हैं। ठीक ना। कंजेस्टेड रूम में या फिर कंजेस्टेड रूम में बढ़िया पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब अगला है पारिवारिक वातावरण। तो बालक के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर परिवार में शांतिपूर्ण सौहार्द का वातावरण है तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा है, समाज में लड़ाई झगड़ा है, दंगे फसाद हैं, तो बढ़िया से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे का। फिर सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण, तो सीखने के समय जिस प्रकार सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संबंध करने के लिए कक्षा, विद्यालय, अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता है, उतनी ही अच्छी तरह से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा। जहाँ दृष्टि से जहाँ विद्यार्थी अध्यापकों के बीच संबंधों में मधुरता पाई जाती है। ठीक है। अब देखेंगे सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण। समाज का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स का, घर का, टीचर का संबंध कैसा है, इस पर बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति निर्भर करती है। कई टीचर होते हैं कि बच्चे को हतोत्साहित कर देते हैं, ठीक ना, यह गलत है, ठीक ना, ये चीज़ें। तो शिक्षक को भी सभी बच्चों के साथ मधुरता से पेश आना चाहिए। अब उचित सामग्री और सुविधाएं, जब बालक को अध्ययन या सामग्री या सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम वो देते हैं। जैसे उसके साथ जितने भी हैं सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिक सामग्री, सुविधाएं, किताबें, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, गृह कार्य,
होमवर्क, क्लास वर्क, ठीक है ना, बहुत अच्छे टेक्निकल स्टाइल से पढ़ाना, ये सब भी बच्चे के जो है वातावरण से संबंधित कारक है जो अधिगम में अच्छा होता है। अब हम अगला देखेंगे अनुदेशन से संबंधित कारक, ठीक है। अनुदेशन, अनुदेशन से संबंधित कारण में पहला है अधिगम विधि, ठीक ना, लर्निंग मेथड। अधिगम विधि, लर्निंग मेथड, तो अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का प्रभाव विद्यार्थी के सीखने पे पड़ता है। टीचर किस तरह से सिखा रहा है इसका प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए एक ही विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक ना। कोई अध्यापक किसी अपने विषय को दबाव के साथ अवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को पढ़ाता है। कोई भी सब्जेक्ट है तो बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, अपने डिंग नहीं हाँकना चाहिए कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो, ठीक ना। इससे क्या है, बालक रुचि नहीं लेते हैं। अब मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं वो बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं। तो बालक उनकी कक्षा में उत्साहित रहते हैं, सीखने में रुचि लगते हैं। तो आजकल क्या है, चाइल्ड टीचिंग है, ठीक ना, बाल मनोविज्ञान है, तो बच्चे के अनुसार उसे पढ़ा देना है, ठीक ना। जो हमारा सब्जेक्ट है, करिकुलम है, कोर्स है, बच्चा के साथ में लेके चलना है, अपना नहीं हाँकना है, बच्चे को साथ में उसे लेकर चलना है, उसकी रुचियों का ख्याल रखना है और उसे सिखा भी देना है ये चीज़ें। तो कुछ बड़ी कक्षाओं में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जा सकती है। अगर क्लास बड़ा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक ना, तो वहाँ पे नई नई टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे क्लास 10 और 9 में क्या होता है कि बच्चे ऑलरेडी जवान हो गए हैं, ठीक ना, बच्चे वयस्क हो गए हैं, तो जब उन्हें पढ़ाइए तो ऑलरेडी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करके जाइए, चाहे क्यों ना हिस्ट्री में ही हो, ठीक। हम सोशल साइंस के भी हैं, जनरल स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमारी तैयारी अच्छी है और हमें मौका है 40 मिनट, तो 40 मिनट में ही अपनी प्रस्तुति कुछ ऐसी होगी कि 1 मिनट भी उसे इधर से उधर होने नहीं देंगे, ठीक ना। जितनी नई चीज़ें बताइएगा, कहानी के रूप में बताइएगा, बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक ना। खासकर 9 और 10th वाले बच्चे, खासकर 10th वाले बच्चे, ठीक ना। जब टीचिंग स्टाइल में आप परिवर्तन करते हैं तो बच्चे आपको इतिहास को भी बहुत गहराई से सुनते हैं। अब वही अगर बोरियत से पढ़ाइएगा तो बच्चे भी अपने बातों में, बदमाशी में चूर हो जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे अभ्यास, प्रैक्टिस। सीखने की क्रिया के ऊपर अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ी जाती है और त्रुटियाँ कम होने की संभावना होती है। तो अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। तो कोई भी अनुदेशन में बार बार पढ़ाइए, लगातार निरंतर प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, आपका ज्ञान अस्थायी होते चला जाएगा। परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट, तो सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होते रहे, ठीक ना, यानी परिणाम का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान। तो सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान, यानी बच्चों को मैंने कितना पढ़ाया, कितना बच्चे समझे, कितना बच्चे सीखे, इसका भी टेस्ट लेते रहना चाहिए। इससे भी उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है बच्चों को, और त्रुटियों को भी ज्ञान होता है और सुधार कर लेता है। तो अधिगम के परिणाम का ज्ञान, पुनर्बलम, ये क्या देगा, पुनर्बलम। जैसे एक चैप्टर पढ़ाएं, इसका पढ़ाने के बाद टेस्ट ले लिए, तो कई बच्चों को जहाँ जहाँ कमियाँ मिलेंगी वहाँ वो तुरंत वहाँ अगले जैसे रिजल्ट आएगा सुधार लेगा। अगला टेस्ट लीजिएगा तो उसमें और बेहतर करेगा, अगला टेस्ट में और बेहतर करेगा, ये चीज़ें। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। अब नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर पढ़ाने से बालक शीघ्रता से समझता है, कोरिलेट करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, उसे अन्य दूसरी चीज़ों से भी कोरिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाइए ये चीज़। तो उपयुक्त सभी कारक सामूहिक रूप से बालक के सीखने के प्रभावित होते हैं, ठीक ना। अतः संपूर्ण परिस्थिति का होना आवश्यक है जिससे उपयुक्त सभी कारक उपस्थित हों। तो ये मेरा आज टीचिंग और लर्निंग, अधिगम एवं शिक्षण का चैप्टर 1 कंप्लीट है सीटेट के लिए। इसके अलावा जितने भी टीचर वाले, टेट वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी भी मैं तैयारी करता हूँ। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपना जो क्या बोलते हैं कि फीडबैक भी मुझे दीजिए, जो भी मैं आवश्यक समझूंगा ज़रूर सुधार करूंगा। एक बार तो पढ़ूंगा तो ज़रूर। थैंक यू।